अस्सलाम वालेकुम। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं। थोड़ा सा राउटर जो है वो थोड़ा दोबारा रिपीट करते हैं क्योंकि इस वाले पीसी में हुआ भी नहीं है। ठीक है, तो जो भी किया था उसका रिवीजन भी हो जाएगा और इसके साथ साथ जो इसमें मज़ीद चीज़ें हैं वो आज हम देखेंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट मैंने स्टार्ट कर दिया है और जो लाइब्रेरी हम फॉलो कर रहे थे वो कौन सी थी? रिएक्ट राउटर डॉन फॉर राउटिंग के लिए। रिएक्ट राउटर डॉन। अच्छा भाई, बाकी ये बताएं कि अगर अब हैकाथॉन हो जाए और रिएक्ट पे आपको काम करना हो तो क्या ख्याल है आपका? कर लेंगे? मुश्किल होगी? क्यों? प्रैक्टिस होनी चाहिए ना। जावास्क्रिप्ट पे कर लेंगे। जावास्क्रिप्ट में तो यार उतना और ज़्यादा मुश्किल से होगा मेरे ख्याल से, ऐसा ही। मेरे ख्याल से जावास्क्रिप्ट में टाइम लगेगा कि जावास्क्रिप्ट में ना आपको कोड बहुत लिखना पड़ेगा और लेंथी हो जाता है कोड। एक एक चीज़ कॉपी पेस्ट भी करनी पड़ेगी, फिर ये सारे मसले आएंगे। रिएक्ट को अगर आप थोड़ा और समझ लें ना, इस पर थोड़ा प्रैक्टिस कर लें, अभी टाइम है हमारे पास, तो इस पर बहुत फास्ट कर सकेंगे आप काम। नहीं, इस हफ्ते तो नहीं है, खैर वेट लगेगा टाइम। ठीक है कि इस हफ्ते थोड़ा सा अभी हमारा कोर्सेज शुरू हो रहे हैं काफ़ी दूसरे सिटीज़ में भी, तो वहाँ पे बिजी है टीम। तो हैकाथॉन जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए एक जगह भी चाहिए और हर कैंपस में क्लासेस चल रही हैं और हैकाथॉन रखना भी एक साथ है, तो इस वजह से थोड़ा डिले आ रहा है। तो लेकिन ये फाइनल है कि अब के हैकाथॉन जो होगा वो रिएक्ट पे ही होगा। ठीक है, क्योंकि मैं खुद नहीं चाह रहा है कि यार देखें, मैं अगर जावास्क्रिप्ट पे अगर दूं और बच्चों को मज़ा ही नहीं आएगा करने में, आप लोगों को कहाँ मज़ा आएगा? ठीक है, वरना आप बोलते हैं अच्छा चॉइस दे देंगे, चलें हम बोलेंगे भाई जिसको रिएक्ट पे करना है वो रिएक्ट पे कर ले, जिसको जावास्क्रिप्ट पे करना है जावास्क्रिप्ट पे कर। ठीक है, तो लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादातर रिएक्ट पे करेंगे। ठीक है, बल्कि फिर जो है ना क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं यार रिएक्ट वाले तो सर जल्दी कर लेंगे, हमें टाइम लग जाएगा, वो जीत जाएंगे, फिर ये भी होता है। ठीक है, लेकिन ये है कि मेरे ख्याल से तो हर कोई भाई उसी पे करेगा रिएक्ट पे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने इस पे पढ़ ली हैं, सिर्फ हमें जो ज़रूरत है वो प्रैक्टिस की है अभी, कि जितनी ज़्यादा चीज़ें हो सकें इस पे हम बनाएं। तो आज जो है ना थोड़ा सा लॉग इन साइन अप फ्लो बनाते हैं। ठीक है, वही बेसिक जो हमने जावास्क्रिप्ट में बनाया था, सबसे पहले फायरबेस को पढ़ के लॉग इन साइन अप और प्रोफाइल का पेज। ठीक है, और प्रोफाइल के पेज को ना प्रोटेक्टेड बना देंगे कि भाई जब तक लॉगिन ना हो प्रोफाइल ना देख सके यूज़र। ठीक है, और इसके अलावा थोड़ी चीज़ें और इसमें देख के थोड़ा प्रैक्टिकल अच्छा हो जाएगा। बाकी आपको जो टास्क दिया हुआ OLX का वो आपने लाजमी कंप्लीट करना है। ठीक है, तो वो आपका जो है पोर्टफोलियो बनेगा कि भाई कहीं भी आपको दिखाना हो। देखिए अभी भी मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट से मिलता हूँ ना, बैच 5 के हमारे स्टूडेंट थे, उन्होंने OLX का उनको टास्क मिला था फाइनल हैकाथॉन के अंदर ना OLX ऐप बनानी थी। तो अभी तक वो उनके पास है और वो अभी तक उसको ना एज अ पोर्टफोलियो शो करते हैं अपने क्लाइंट्स को और उससे फिर क्लाइंट मिलते हैं उनको। तो देखें कितनी बड़ी बात है क्या, इतने टाइम पुरानी चीज़ बनी हुई है लेकिन इतनी अच्छी बनी हुई है कि 5-6 साल बाद भी बंदा किसी क्लाइंट को दिखा सकता है कि देखो यार ये मैंने बनाया था। तो ये जो है ना एक बहुत बड़ी बात है और इसी की जो है ना वो वैल्यू है। ठीक है, कि भाई बंदे ने जितना पुराना काम किया हुआ होगा ना और अच्छा किया हुआ होगा तो उतना ज़्यादा अच्छा है उसके लिए। क्लाइंट को जो है ना वो फिर उतना ही समझ में आएगा वो बंदा के नहीं है, ये ओल्ड है बंदा, एक्सपीरियंस है अच्छा, तो इसको हायर करना चाहिए या इसको काम देना चाहिए। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि अभी से ही जब तक जॉब नहीं हो रही, ठीक है, अभी बस रिएक्ट पढ़ ले समझे, जॉब भी ढूंढना शुरू करेंगे अब। ठीक है, इंटर्नशिप जॉब वगैरह जो भी मिलेगी वो आप लोग करेंगे, लेकिन जब तक नहीं मिल रही
तो टाइम ज़ाया करे बगैर पोर्टफोलियो पे मेहनत करनी है। ठीक है, आप अभी से समझ लें कि यार अभी आपकी पेड इंटर्नशिप है और आपको टास्क मिला हुआ है OLX, और ये आपने दिन रात लगा के बनाना है लाजमी। तो इसको इंटर्नशिप समझ के बनाएं। तो जब कंप्लीट हो जाएगा ना, देखें 3 महीने तक हम ऐसे ही बढ़िया थे, कुछ ना करे वगैरह, और 3 महीने बाद बोलते हैं यार नहीं हमें तो मिली नहीं जॉब वगैरह। तो 3 महीनों में अगर हम कुछ मेहनत करके कुछ अपना पोर्टफोलियो बना लेते तो वो 3 महीने हमारे बहुत काम आ सकते थे आगे। ठीक है, जो कुछ भी हमने बनाया वो दिखा के जॉब मिल सकती थी। ठीक है, तो अभी हमारी क्लास में कितने लोग हैं वैसे जो जिनकी जॉब लग चुकी है? 1 2 3 4 5, जबरदस्त यार, 5 हो गए। तुम दोनों का तो हो गया, तुम्हारा अभी हुआ या पहले से? जबरदस्त यार। और आपका? पहले की इसी फील्ड में जॉब? अच्छा, उसी कंपनी में अपनी? चलो ज़बरदस्त हो गया कि भाई पहले किसी और फील्ड में थे और उसी कंपनी में हमारे। ऐसे भी काफ़ी सारे लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं मेरे, कि जो अपनी कंपनी में इस तरह काम, जैसे एक लड़का था वो जो है ना IT के अंदर था, अपनी कंपनी में, बड़ी कंपनी थी, IT सर्विसेज जो होती है ना, हार्डवेयर IT ये सब इसमें। तो उसने मतलब पढ़ा और मेहनत की, तो उसके बाद वो उसी कंपनी के सॉफ्टवेयर हाउस का आज लीड है। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है यार। ठीक है, तो कि अब एक तो उसको कंपनी से बाहर निकलने का भी दिल नहीं चाह रहा था कि यार कंपनी अच्छी है और काफ़ी टाइम हो गया उस कंपनी में, उसको सपोर्ट भी कर रही है, बेनिफिट्स भी हैं। तो अब ये कितना अच्छा ऑप्शन हो गया उसी के लिए कि भाई उसी कंपनी में दूसरी फील्ड मिल गई अपनी वाली और उसमें वो लग गया। ठीक है, तो अभी वहाँ से एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो फिर एक टाइम ऐसा आता है कि बंदे का एक्सपीरियंस इतना मिल जाता है कि अब भाई वो कंपनी छोड़ता भी है तो किसी अच्छी कंपनी में आराम से जा सकता है, या फिर जो है वो इतना एक्सपीरियंस आ जाए कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। ठीक है, बाकी ये सीन होता है कि यार जो इंडस्ट्री वाला है या ऐसा है कि जिसके पास फुल टाइम जॉब का टाइम नहीं है, तो उसके लिए भी फ़ायदा होता है कि वो फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स कर करके अपना बेहतरीन पोर्टफोलियो बना ले। ठीक है, तो पोर्टफोलियो जब बनाएंगे ना, तो जब आप फ्री हो जाएंगे और जॉब के लिए जाएंगे तो वो इतना काम आएगा। 5-5 साल का एक्सपीरियंस होता है लोगों का, लेकिन पोर्टफोलियो नहीं होता। कुछ बोला भाई क्या बनाया आज तक दिखाओ, कितने यूज़र हैं जो आपकी बनाई हुई चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कुछ नहीं होता, तो नहीं कुछ भी नहीं है भाई। जो काम किया वो हमने कंपनी के लिए किया और हमें पता भी नहीं है कि वो क्या है क्या नहीं। तो ऐसा होता है। ठीक है, तो इस वजह से अच्छा आप लोग भी ना सोचा करें। देखिए असाइनमेंट ऐसी चीज़ होती है ये कि आपने बनाया, मैंने देखा और ख़त्म, फिर जो है वो कभी खुलता भी नहीं है। लेकिन हमें कोशिश करके ऐसी चीज़ बनानी है जिसपे यूज़र आ सकें बहुत सारे, क्या हम उसको लाइव करें, उस पर रश लग जाए लोगों का, भाई वेबसाइट पे हमारे विजिट कर रहे हैं, अकाउंट बना रहे हैं, इसको यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ सोचा करें। ठीक है, अच्छा ये मैंने ना अपने कोर्स जब मैं कर रहा था उस टाइम पे मैंने बना ली थी एयरफोर्स शेयर जैसी एक कॉपी बना दी मैंने। ठीक है, एयरफोर्स शेयर है ना हमारा, इसकी कॉपी बना दी। इतने लोगों ने यूज़ किया, उसमें मैंने काउंटर लगा दिया था कि जितने लोग आ रहे हैं पता चलता रहे। तो कोर्स के दौरान ही तकरीबन 10-15 हज़ार लोग उस पर विजिट कर चुके थे। ठीक है, खैर वो काउंटर ऐसा था कि जब जब लोग आएंगे वो प्लस होगा, तो डुप्लीकेट भी थे लेकिन इतने आराम से उसमें यूज़र आ गए थे, तो बड़ी बात थी भाई। तो ऐसी चीज़ सोचा करें आप भी हमेशा कि यार मैं ऐसी चीज़ बनाऊं कि जिस पे जो है ना फ़ौरन यूज़र आए, काफ़ी यूज़र उसको यूज़ करें और उसका मुझे फीडबैक मिले यूज़र की तरफ से कि यार इसमें ये इशू है या ये मसला है। ठीक है, तो अभी भी देखें SMIT की जो चीज़ें मैं मैनेज करता हूँ और चीज़ें मिलती, फीडबैक मिलते हैं काफ़ी टाइम्स, क्या ये इस चीज़ की नीड है, इस चीज़ की नीड है। तो वैसे तो तकरीबन 1.5 साल हो गया इस पोर्टल को, कोई भी इशू नहीं आया, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही चल रहा है। तो अब इन्होंने जो है वो मल्टीपल सिटीज़ में अपने लॉन्च किए हैं, तो अब थोड़े इश्यूज आना शुरू हुए। ठीक है, कराची में चल रहा था जब तक कोई इशू नहीं था, सारी चीज़ें परफेक्ट थी, सारा काम जो है वो हो रहा था। तो अब जो है पेमेंट जो शुरू कर रही है ये, और एक जो दूसरा मल्टी सिटी जो बन गया है वो। ठीक है, तो इसमें ये कि भाई अब न्यू सिटी में हायरिंग हो रही है किसी बंदे की। ठीक है, अब उसको पोर्टल का एक्सेस देना है। ठीक है, लेकिन उसके पास तो कराची का भी डेटा है।
अब हम उसको जानते नहीं भाई कौन है, क्या करता है, और डेटा कुछ इस्तेमाल ना कर ले गलत। तो इस वजह से इसको फिर बनाया, सही किया, और फिर उसके बाद जाकर उनको एक्सेस दिया। क्योंकि देखें आप सबका जो डेटा है ना वो हमारे पास है ना, तो ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उसको सिक्योर और सेफ रखें। ठीक है, आप भी कोई वेबसाइट बनाएंगे तो आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि भाई आपका जो यूज़र है उसका डेटा आपके पास सिक्योर हो, डेटा हैक ना हो, डेटा कोई गलत इस्तेमाल ना हो, डेटे का बिला वजह की कोई मार्केटिंग नहीं हो रही हो कि डेटा बेच डाले कोई भाई आपका। तो इस तरह ना जैसे न्यूज़ आ जाती है आजकल फेसबुक जो है वो डेटा बेच रहा है, सब फेसबुक छोड़ने लग जाते हैं फौरन फौरन। ठीक है, तो इस तरह ये हमारी जिम्मेदारी। तो इस तरह फिर चीज़ें जब यूज़र आते हैं, न्यू फीचर्स उस पर आते हैं, तो फिर चीज़ें निकल के सामने आती हैं कि यार ये इसमें और होना चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से ऐसी चीज़ बनाई जाए कि जिसपे यूज़र्स हो, रियल यूज़र्स हो, टेस्टिंग नहीं, रियल यूज़र्स हो जो उसको अपने काम के लिए, अपने पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो आपकी चीज़ को। तो फिर आपको फीडबैक मिलता है कि आपने जो चीज़ बनाई है वो कैसी है। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? तो OLX को आप ऐसे बनाएंगे, इसको किसी को भी सेंड कर दे आप, वो बना ले। ठीक है, अच्छा आपकी सोच ये भी हो सकती है कि यार नहीं, मैं काम ये करता हूँ कि पाकिस्तान का अपना OLX बना देता हूँ पूरा, और OLX की जगह यहाँ पे ये चलेगा। बन सकता है भाई, क्या नहीं बन सकता कि रिएक्ट पे फैदरी वो भी रिएक्ट पे बना हुआ है। ठीक है, उसमें भी OLX में भी कुछ जगहों पे फायरबेस यूज हुआ हुआ है, OLX में भी कुछ जगहों के ऊपर फायरबेस यूज हुआ हुआ है। कहीं ना आपको अगर आप देखें इंस्पेक्ट वगैरह में जाके देखेंगे कुछ ना कुछ मिलेगा फायरबेस से रिलेटेड, जिससे आप समझ जाएंगे ना इसमें भी थोड़ा बहुत फायरबेस तो है। पहले देखा था मैंने काफ़ी टाइम कि इसमें ना मुझे कुछ कुछ फायरबेस वाली चीज़ें नज़र आ रही थी, तो नहीं ऑथ मैनेज हो रही थी, ऐसा कुछ हो रहा था। अब हो सकता है कि भाई ना हो या अभी भी हो। ठीक है, यहाँ अब दिख तो नहीं रहा है। ठीक है, पहले पूरी जो है ना की वगैरह भी पता चल गई थी भाई, तो इस तरह से उन्होंने रखा हुआ था। तो भाई मैंने कहा यार वाकई यार फायरबेस का इतने बड़े OLX के पता नहीं कितने यूजर्स होंगे। ठीक है, तो देखें ये भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भाई ये रिएक्ट पे बना हुआ है, फायरबेस इस्तेमाल हुई हुई है, उसमें थोड़ा आगे हम नोट वगैरह डाल के, अच्छा डेटाबेस वगैरह डाल के तो क्या बना सकते हैं हम भी भाई। ठीक है, अपना एक प्लेटफॉर्म पूरा बन जाए यहाँ पे आके। OLX से हटके कोई ऐसा नया फीचर डाल दिया कि जिसकी वजह से लोग यूज करें हमारी वेबसाइट को, कि बोले यार इसमें ये अच्छा फीचर है। ठीक है भाई, OLX जो है ना पेमेंट वगैरह नहीं लेता, पेमेंट का कोई फीचर डाल दिया वो अलग बात है, खैर आप पे लोग यकीन नहीं करेंगे पेमेंट देने पे, अरे पेमेंट पता नहीं कहाँ चली जाए। ठीक है, तो लेकिन ये है कि कंपनी बनती है तो फिर ट्रस्ट आहिस्ता आहिस्ता यूजर्स का उसके ऊपर बन जाता है। ठीक है भाई, तो इसको जो है ना छोड़ना नहीं है, इसको लाजमी आपने कंप्लीट कर देना है OLX वाले टाइप को। हर चीज जो OLX में वो भले ना हो, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो कि रिक्वायर्ड है पूरे फ्लो के लिए वो हो जाए। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, क्या ये जो सारी चीजें हमने सेटअप की थी राउटर के लिए वो दोबारा कर देता हूँ मैं। ठीक है, मैं देखे पूरी app.js ही उड़ा डाली, और अब हम बनाते हैं एक कॉन्फ़िग का फोल्डर। कॉन्फ़िग में आ जाएगी हमारे पास routes.js, या इसको भी JSX भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या सर में दूसरा सेक्शन भी चल रहा है ना, वहाँ HTML चल रही है, क्या करें, आधा तो ये साइड इफेक्ट्स हैं। ठीक है जी, तो हमें चाहिए, अच्छा सबसे पहले तो इंस्टॉल करना है हमें yarn at react router DOM।
ठीक है भाई, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। इतने हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक हम कंपोनेंट बना लेते हैं अपने राउटर का। इसको मैं बोल देता हूँ ऐप राउटर, और साथ में हम क्या करते हैं, पेजेस के अंदर हमने अभी सिर्फ डैशबोर्ड बनाया हुआ है ना, पेजेस में मैं बना रहा हूँ एक प्रोफाइल डॉट जेएसएक्स, एक लॉगिन डॉट जेएसएक्स और एक साइनअप डॉट जेएसएक्स। ठीक है, लॉगिन साइनअप हमारे पब्लिक राउट है और प्रोफाइल जो होगा वो प्राइवेट होगा। ठीक है, प्रोटेक्टेड होगा। तो इसमें हम सिंपल लेआउट भी बना देते हैं इसका, साइन अप पेज। अच्छा, बाद दफा हम लोग जो है ना रिटर्न डालना भूल जाते हैं। ठीक है, उस दिन किसी के पास इशू आया हुआ था, क्या जो वो लिख रहा है वो शो ही नहीं हो रहा कुछ। अच्छा, मुझे भी समझ में आया, मैंने 5 मिनट लगा दिए, मैं क्या ये मसला क्या है यार रिएक्ट के अंदर यार। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने काफ़ी सीख लिया, अब ये बेसिक गलती नहीं हो गया। अब हमारा जहन कहाँ है बड़ी गलती पकड़ने के ऊपर कि यार ये हुआ तो हुआ क्या, लेकिन बाद में समझ में आता है भाई रिटर्न नहीं लगाया फंक्शन में। ठीक है, जैसे वो HTML की फाइल बनी हुई है, जावास्क्रिप्ट की बनी हुई है, जावास्क्रिप्ट में कोड लिखा वो चल नहीं रहा। अब सब परेशान, सब बंदे आ गए बोले यार क्या ऐसा क्या हो गया जो हम नहीं पकड़ पा रहे। एंड में पता चला कि स्क्रिप्ट का लिंक नहीं लगाया हुआ। इस तरह के इश्यूज से बचना है भाई हमें। देखिए, जब भी कोई गलती आए ना, कोई मसला है, कोशिश करें सबसे पहले ही जहन आपका इन बेसिक चीज़ों पे जाए, एडवांस वाली चीज़ों पे लेके ही नहीं आए जहन को यार क्यों नहीं चल रहा होगा, क्या मसला हो गया, कोई इंस्टॉल नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सबसे पहले आप जाएं सिंटेक्स पे, स्पेलिंग पे। ठीक है, पहले ये चीज़ें देखें, फिर उसके बाद फिर हाई लेवल चीज़ें देखें जहाँ से आप उस गलती को फाइंड करें। ठीक है, तो रिटर्न लगाना इसमें ज़रूरी होता है। अच्छा, अब एक सवाल ये और था कि भाई फंक्शन के कीवर्ड के बगैर बना लें तो हम एरो फंक्शन भी बना सकते हैं। ठीक है, इसमें यह आएगा पहले और वो बाद। ठीक है भाई, तो इसमें या तो हम देखें ये भी कर सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट हटाएं, ये रिटर्न हटाया। ठीक है, और ये ऐसे भी हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस एरो के आगे जो भी कुछ हम रिटर्न करते हैं वो हो जाता है। ठीक है, तो मैंने इसको राउंड ब्रैकेट में डाल के पूरा रिटर्न कर दिया। या फिर ऐसा कर दें अगर आप शॉर्ट करना चाह रहे हैं इसको क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट साइन अप पेज। सेट है भाई, ये साइन अप हो गया और ये जो है वो प्रोफाइल हो गया, प्रोफाइल पेज, प्रोफाइल पेज, और इसके साथ साथ हो गया हमारा लॉगिन पेज। अच्छा, खैर राउटर हमारा इंस्टॉल हो गया, प्रोजेक्ट को अपने चला देते हैं। राउटर की फाइल में आकर हमें इंपोर्ट करना है सबसे पहले ब्राउज़र राउटर। ठीक है, ब्राउज़र राउटर आ गया हमारे पास। ब्राउज़र राउटर हम यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, काफ़ी सारी टाइप्स हैं इस राउटर जो हमें दे रहा है रिएक्ट राउटर डॉम, जिसमें से बेसिक सबसे अच्छा और बेस्ट जो है ना वो यही है कि भाई ब्राउज़र राउटर आप यूज़ करें। ब्राउज़र राउटर के अंदर होते हैं राउट्स। देखें, एक तरह का ऐसा है जैसे हम लिस्ट बनाते हैं, तो भाई पहले यूएल लगाओ और फिर li डालेंगे उसके अंदर, तो यूएल एक ही बार होगा। तो राउट्स आप लगाएं और फिर राउट्स के अंदर सारे राउट्स डिफाइन करने होते हैं हमें। ठीक है, तो राउट के लिए हम यूज करेंगे राउट का कंपोनेंट, जो कि हमसे दो चीजें लेगा, एक पाथ हो गया और एक एलिमेंट हो गया। तो एलिमेंट में हम क्या देंगे, अपना कंपोनेंट देंगे। हम इसको बोलेंगे कि भाई रूट पे आप दिखा दो लॉगिन। ठीक है, और साइन अप पे आप साइन अप दिखा दो।
और अब रह गया हमारा प्रोफाइल वाला। प्रोफाइल पे आप दिखा दो प्रोफाइल पेज। सेट है। ऐप राउटर को कर देंगे यहाँ से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और इसको हम जो है वो यहाँ पे app.js में यूज कर लेंगे। ठीक है भाई। तो लॉगिन पेज आ गया रूट के ऊपर। अच्छा, अब साइन अप पेज देखना है तो स्लैश साइन अप लिखा तो साइन अप आ गया, और स्लैश प्रोफाइल लिखा तो प्रोफाइल आ गया। अच्छा, अभी जो तीनों है ना वो पब्लिक है कि भाई कोई भी आए और यूआरएल लिख के इसके ऊपर चले जाए किसी भी पेज पे, सबको एक्सेसिबल है ये पेजेस। अच्छा, थोड़ा सी यूआई वगैरह भी बना लेते हैं भाई। आन इसमें यूज की हुई है ना हमने, आन यूज करें या बूटस्ट्रैप करें, जो भी करें। ठीक है, आन में हमें एक सबसे पहले बनाना है लॉगिन साइन अप पेज ना, तो फॉर्म के अंदर था शायद ये। अच्छा, मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि इसमें मैंने बूटस्ट्रैप भी डाली हुई है, तो अगर मैं चाहूं कि यार मुझे अगर बूटस्ट्रैप की ग्रिड समझ में आती है, मैं बूटस्ट्रैप की ग्रिड यूज कर लूं और कंपोनेंट आर्ट डिजाइन के यूज कर लूं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये फॉर्म का कंपोनेंट आ गया, तो इसको मैं क्या करता हूं। अच्छा, चाहें तो ये पूरा आप उठा सकते हैं और इसको एज अ कंपोनेंट अपने कंपोनेंट्स में सेव करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको बोल दूं अगर login.jsx, और इसमें ये आ गया, और नेम चेंज करके मैं इसको कर दूं ठीक है। लॉगिन कार्ड या ऐसा कुछ, या लॉगिन फॉर्म, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लॉगिन पेज पे क्या करूँ, देखिए मैं जो है ना बूटस्ट्रैप वाली ग्रिड यूज कर रहा हूँ। ठीक है भाई, ड्रॉ होता है, उसके बाद कॉलम, फिर मैंने कहा लॉगिन फॉर्म। ठीक है भाई, तो ये आ गया हमारा लॉगिन फॉर्म। ये ऐसा आ रहा है, इसको थोड़ा सेट कर देते हैं, इसको दे देते हैं हम 6, ठीक है, और इसको कर देते हैं सेट है। थोड़ी सी डाल देते हैं इसमें पैडिंग। ठीक है भाई, तो ये हमारा समझे बन गया लॉगिन का। अच्छा, अब इसी में थोड़ा हम साइन अप वगैरह भी बना देते हैं। ठीक है भाई, इसको हम डाल देते हैं लिंक में, जो कि हम मंगवाएंगे रिएक्ट राउटर डॉम से। ठीक है, यहाँ पे एंकर के टैग की जगह ये लिंक इस्तेमाल होता है एक राउट से दूसरे राउट पे जाने के लिए। तो हमें जाना है साइन अप पे, तो 2 में हम क्या देंगे, हमने जो पाथ डिफाइन किया था राउटर की फाइल में, विच इज साइन अप। ठीक है, और ये ऐसा क्यों आ रहा है,
क्योंकि अलाइनमेंट का क्यों इशू आ रहा है, क्योंकि हमने इसको कॉलम में नहीं डाला, कॉलम में ही डाला है। हो सकता है लॉगिन फॉर्म पे भी ग्रिड श्रिड कुछ लगी हुई हो। ठीक है, ये रैपर कॉलम और ये सब लगा हुआ है ना मैक्स विथ, ये हम हटा देते हैं। ठीक है, ये आर्न डिज़ाइन ने खुद लगाया हुआ था लेआउट बनाने के लिए इसका। ठीक है, तो अब जो ये थोड़ा सेट हो गया, मेरे ख्याल से बटन वगैरह वाली साइड पे भी लगाया हुआ है। ठीक है, तो इसके कुछ अपने कुछ प्रॉप्स हैं जो लेआउट वगैरह को मैनेज करते हैं। ठीक है, ऑफसेट डाला हुआ है, स्पैन डाला हुआ है, आपको समझाया था देन माइनस के बारे में। ठीक है, बटन भी आ गया और तो सारी चीज़ों की प्रॉपर अलाइनमेंट हो गई। सेट है भाई। साइन अप पे क्लिक कर रहे हैं तो साइन अप पे जा रहे हैं। अच्छा जी, तो अब हम क्या करते हैं, ये ही लॉगिन फॉर्म जो हमने कंपोनेंट बनाया उसी को कॉपी करके एक कंपोनेंट और बनाते हैं, साइन अप फॉर्म डॉट जेएसएक्स। ठीक है, और इसको लॉगिन फॉर्म हटाकर इसका नेम रख देते हैं साइन अप फॉर्म। ठीक है, और साइन अप वाले पेज पर ठीक है, हम यहाँ से लॉगिन फॉर्म हटा के क्या कर देते हैं, साइन अप फॉर्म। ठीक है, इसको कर देते हैं ऑलरेडी हैव अकाउंट, और इसको कर देते हैं लॉगिन, और यहाँ से इसको हटा के भेज देते हैं रूट पे। ठीक है, साइन अप हो जाएगा और लॉगिन हो जाएगा, दोनों पे फॉर्म भी आ गया। अच्छा, चाहे तो हम फील्ड्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। अब जैसे साइन अप में मैं बोलता हूँ कि अच्छा आर्न डिज़ाइन का ये भी बहुत अच्छा है फॉर्म ना, इसके लिए वरना हम अलग से भी लाइब्रेरी यूज़ करते हैं फॉर्म के लिए। इस फॉर्म का फ़ायदा ये है कि अब देखिए, अगर हमारे पास अभी तो दो फील्ड्स हैं, एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड। ठीक है, अब हमारे पास अगर 10 फील्ड है या फिर 50 फील्ड है और हमें उन 50 फील्ड का डेटा चाहिए एक फंक्शन के अंदर, उसको किसी एपीआई पे भेजना है। ठीक है, या फिर फायरबेस पे भेजना है, तो हमें उन 50 इनपुट के लिए 50 स्टेट्स बनानी पड़ेंगी। ठीक है ना, यही करना पड़ेगा ना, ताकि इनपुट में जब भी चेंज आए वो स्टेट में सेव हो, और उसके बाद फिर सारी स्टेट जब हो जाए सेव, उसको मंगवाएं और फिर हम भेजें। तो इस मुश्किल से बचने के लिए हम यूज करते हैं ये वाले फॉर्म्स। ठीक है, तो इसमें स्टेट की जरूरत नहीं होती। ठीक है, इसमें यूजर जो भी कुछ लिखता है वो सारा ये फॉर्म खुद मैनेज करता है, और ये ऑन फिनिश का फंक्शन देखें एक चल रहा है ना, इसके अंदर सारी वैल्यूज आपको लाके दे देगा एंड में। और यहाँ पे आपने इसको बता दिया कि भाई इनिशियल वैल्यूज क्या होंगी, इसने बोला बस रिमेंबर होगी ट्रू। अच्छा, अब ये डिटेक्ट कैसे कर रहा है, ये कर रहा है नेम से। इसका नेम यूजर नेम है, तो ये जब आप इसमें कुछ लिख देंगे तो ये यूजर नेम के नाम से प्रॉपर्टी बना के आपको दे देगा, इसका नाम पासवर्ड है। तो बहुत आसान करके दिया हुआ आर्न डिजाइन ने। तो इसके लिए अच्छी अच्छी लाइब्रेरीज भी हमारे पास, जैसे कि रिएक्ट हुक्स फॉर्म के नाम से, हुक फॉर्म बेहतरीन है। ठीक है, तो ये जस्ट इस काम के लिए बस कि भाई फॉर्म को मैनेज करता है, कि आपके जो बड़े बड़े फॉर्म है, ये देखें इसने स्टेट वगैरह वाला चक्कर खत्म किया, और बस आपको क्या किया भाई, फॉर्म आप बनाओ पूरा और सबमिट दबाओ, आप वैल्यू ले लो डायरेक्ट। बात समझ में आई कि भाई पूरे फॉर्म को हमें वरना स्टेट से मैनेज करना पड़ता, कि भाई हर बार इनपुट में वैल्यू चेंज होने पे स्टेट अपडेट होती। तो इससे बचने के लिए इस तरह के फॉर्म्स हम यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा फॉर्मिक करके एक लाइब्रेरी मशहूर है, सेम काम कर रही है। ठीक है, तो ये दो लाइब्रेरीज बड़ी पॉपुलर है, रिएक्ट हुक फॉर्म और फॉर्मिक। अच्छा, अब आर्न डिजाइन आप यूज कर रहे हैं तो आर्न डिजाइन ने हमारा काम ऑलरेडी कर दिया है। अच्छा, आप चाहते हैं कि यार आर्न डिजाइन की यूआई इस्तेमाल नहीं करो, तो आप सिर्फ इसका फॉर्म इस्तेमाल कर लें, ये भी काम हो सकता है। ठीक है, तो आर्न डिजाइन देखें जब भी इतनी अच्छी कि
हमें थर्ड पार्टी यूज नहीं करनी पड़ रही, इसने बोला भाई सब कुछ ले लो आप मुझसे, हर चीज ये आपको दे रही है ऑन डिजाइन, तो आप यूज इसको करें कि बेहतरीन सब काम हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है भाई, तो इस अब यहाँ पे देखिए क्या सीन है। फॉर्म का नाम इसने रख दिया बेसिक। फॉर्म को नेम क्यों दिया है? क्योंकि हमारे एक पेज में मल्टीपल फॉर्म्स भी हो सकते हैं, तो वो इशू क्रिएट ना करें, तो इस वजह से हर फॉर्म का एक नेम इन्होंने रख दिया है कि भाई इसका नेम बेसिक है, आप चाहें तो कुछ और रख दें। इनिशियल वैल्यूज वो है कि भाई शुरू में जो वैल्यूज आएंगी, जैसे अब यूजर नेम में कुछ भी नहीं आ रहा, अब मैं बोलूँ यार इनिशियल यूजर नेम भी आप रख दो और इसमें जो है ना एडमिन डाल दो, तो क्या होगा? देखिए एडमिन ऑलरेडी यहाँ पे डिफॉल्ट आ गया लिखा हुआ। ठीक है, चाहे तो आप इस तरह एम्प्टी करके रख दें, वरना जरूरत नहीं है हटा दें, वो खुद डालता रहेगा। रिमेंबर ट्रू किया हुआ है, तो ये जो रिमेंबर का चेक बॉक्स है ये ट्रू हुआ है। ठीक है, तो इस चेक बॉक्स को भी नेम दिया हुआ होगा रिमेंबर, और इससे ये कंट्रोल हो रहा है। ठीक है भाई, अच्छी चीज है ना। अब देखें, और वैलिडेशन भी कर रहा है ये, वैलिडेशन भी हमें करने की जरूरत नहीं है। दूसरा बड़ा फायदा इसका ये, अब आप सोचते कि भाई 10 फॉर्म है तो 10 स्टेट बनाई, फिर उस 10 स्टेट को अलग अलग आपने वैलिडेशन लगाई कि भाई ईमेल में कुछ है या नहीं, ईमेल करेक्ट है या नहीं, फिर वो 10 की 10 को आपने इफ एल्स लगा के वैलिडेट किया, उसके बाद जाके आपके पास फाइनल रिजल्ट आया, तो समझे इसने आपके एक दिन के काम को 5 मिनट का कर दिया कि भाई आप वो इतना करते सारा काम, वो सब हटा के जो आप इसी पे आप कर लें सब। ठीक है, वैलिडेशन मैसेज भी देखिए, प्लीज इनपुट योर यूजर नेम, प्लीज इनपुट योर पासवर्ड, ये जो है ना वो हमारे नेम से उठा रहा है, ये खुद शो कर रहा है। अच्छा, इसमें और चीजें भी यकीनन ये प्रोवाइड कर रहा है। देखिए कस्टम मैसेज भी दे सकते हैं आप, और इसमें रूल्स भी डाल सकते हैं, पैटर्न डाल सकते हैं, रिजेक्ट्स लगा सकते हैं इसमें कि भाई जब तक करेक्ट ईमेल ना आ जाए उसको शो करो, मैसेज एरर शो करो, जब तक करेक्ट CNIC नहीं आ जाए उसको शो करो। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन ये रूल्स के अंदर आपको दे रहा है, तो वरना आप अलग से इसके फॉर्म पे जाके भी देखें ना तो आपको काफी सारे यहाँ पे नजर आएंगी चीजें। देखिए ये वाली चीज भी दे रहा है, आप ये करें। अच्छा, रूल्स में ये क्या क्या हमें बता रहा है, यहाँ पे आई थिंक इसने लगाए हुए भी हैं, ये देखें भाई, शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड अल्फाबेट्स। ठीक है, अब इसको कैसे बताया हमने, इसको हमने बताया होगा रेजेक्स के थ्रू। ठीक है, आईडी एरर, वैलिडेशन एरर नहीं, यहाँ पे रूल के बारे में ये नहीं बता रहे। ठीक है, तो एपीआई प्रॉप्स के अंदर ये आपको जितने भी प्रॉप्स ये एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उन सब के बारे में यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि भाई कौन सा प्रॉप जो है वो क्या कर रहा है। ये फॉर्म आइटम हो गया, ठीक है, ये आ गया रूल्स फॉर फील्ड वैलिडेशन, क्लिक हियर। ठीक है, तो अलग से पेज बना दिया भाई, यहाँ जाके आप देख लो कि भाई कौन कौन से रूल्स आप लगा सकते हैं। ये दे दिया भाई डिफॉल्ट। ठीक है भाई, EM लैन मैक्स मैसेज मेन पैटर्न दे सकते हैं। अच्छा, पैटर्न के अंदर रिजेक्ट्स आएगी, पैटर्न जो दिया हुआ है इसने, इसमें क्या बोला, रिजेक्ट्स पैटर्न, कि आप रिजेक्ट्स डाल के बता दें, जब तक वो रिजेक्ट्स ट्रू नहीं होगी वो सही नहीं होगा। ठीक है, तो अगर इसको हम थोड़ा ट्राई करें ना, अब मैं अगर साइन अप फॉर्म पे एक फील्ड डाल रहा हूं ईमेल की, ठीक है, ईमेल, और जब रिक्वायर्ड ट्रू हो तो आप उसको सिंपल बोल देना भाई ईमेल, एंटर योर ईमेल। ठीक है, तो इसको हम ले जाते हैं यहाँ से उठाकर थोड़ा ऊपर। ठीक है भाई,
अच्छा, इस सेंटर की वजह से थोड़ा अलाइनमेंट का इशू आ रहा है, उसकी खैर है। सबमिट किया, प्लीज एंटर योर ईमेल। ठीक है। अच्छा, अब ईमेल की अगर हम रिजेक्ट्स उठाएं, ईमेल रिजेक्ट्स, ठीक है, तो किसी ने भी लिखी होगी तो मिल जाएगी, ये आगे में। तो यहाँ पे ये हम इस रूल के बाद एक और रूल ऐड कर रहे हैं पैटर्न का, और इसमें दे रहे हैं ये रिजेक्ट्स, और मैसेज दे रहे हैं प्लीज एंटर करेक्ट ईमेल एड्रेस, ईमेल सिर्फ। ठीक है, देखते हैं क्या बोलता है ये। देखिए, अभी सबमिट किया तो सिर्फ आ रहा है प्लेस इनपुट। अच्छा, अब मैंने लिखा गॉस, तो इसने क्या बोल दिया, प्लेस एंटर करेक्ट ईमेल। सबमिट कर रहा हूँ, नहीं हो रहा, @ नहीं हो रहा, gmail.com हो गया। ठीक है, तो अब आपको खुद नहीं करना पड़ा ये सब कुछ, ये इसने खुद संभाल लिया। इसको आपने पैटर्न बता दिया कि भाई ये पैटर्न होना चाहिए, तो इस तरह ये रिजेक्ट्स तो आपको पता है किसी की भी बन जाती है। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल हो, कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी रिजेक्ट्स नहीं मिल रही हो, चैट जीपीटी को बोलोगे वो बना के दे देगा। उसको एक फॉर्मेट समझा दो कि ये फॉर्मेट है, इसकी रिजेक्ट्स बनाओ, बना देगा आपको। ठीक है, वरना थोड़ी सी इसकी लर्निंग कर ले बंदा तो खुद भी बना सकता है। ठीक है, तो अच्छा, अब फॉर्म का डेटा हमें मिलेगा, फॉर्म के ऊपर ना ऑन फिनिश लगाया हुआ इसने, ये रहा, यहाँ पे सक्सेस मिलेगा और आपको इसमें वैल्यूज मिल जाएंगी। ऑन फिनिश फेल्ड का मतलब है कि एरर आ रहे हैं, जब तक एरर आएंगे ना, देखें अभी एरर आ रहा है तो फेल्ड वाला चल रहा है, ये वाला, कि भाई ये बोलता है अगर आपको हमारे एरर्स नहीं दिखाने, आपको अपने एरर्स दिखाने हैं, अपनी यूआई शो करनी है कोई, ठीक है, ऊपर से थोस शो करना है या कोई अलर्ट शो करना है, स्वीट अलर्ट वगैरह लगाना है, तो हम अलग से भी आपको बता रहे हैं कि जब यूजर सबमिट कर रहा है तो ये फेल्ड चला रहे हैं और इसके अंदर एरर की इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, तो इसको देख के आप लोग कर लो मैनेज। अच्छा, जब सारा डेटा वगैरह हम पुट कर देंगे, सब चीज़ें डाल देंगे, तो सबमिट दबाएंगे तो ये सक्सेस वाला चला और ये हमें फॉर्म का डेटा रेडी मिल गया। ठीक है, अब हम चाहें तो इसको स्टेट में सेव करवा दें या बाद में स्टेट से ले लें, या फिर डायरेक्ट यहीं से ही अपने डेटाबेस में भेज दें, एपीआई वगैरह को दे दें। ठीक है भाई, इजी था। लॉगिन पे ये 2 ही फील्ड रहने देते हैं हम, साइन अप पे ये 3 चीजें होंगी। ठीक है, अच्छा, ईमेल की जगह ना हम इस बार जो है ना यूजर नेम रखते हैं साइन अप के लिए, तो ईमेल की जगह ना मैं कर देता हूँ फुल नेम बंदे का, फुल नेम, कैमल केस में भी लिख सकते हैं और स्नेक केस में भी, और ये हटा देते हैं रिजेक्ट्स वगैरह। ठीक है, अच्छा जी, तो अब फायरबेस लगा दें कि फायरबेस का भी थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा, या किसी ने लगाई है अभी तक रिएक्ट में फायरबेस? चल गए, कोई इशू नहीं आया। देखिए, कुछ अलग नहीं है, मैंने आपको बता दिया था, सब वही है, कुछ अलग नहीं है। तो सिर्फ करना क्या है, yarn ऐड फायरबेस इंस्टॉल करके यूज करना है। कुरुम बोल रहा है भाई बहुत लोड डाल दिया आपने मेरे ऊपर, जबकि कुछ भी नहीं डाला।
फायरबेस ही तो खोला है क्या, सब खोल लिया, चल गया भाई। नहीं इसमें हार्डवेयर अच्छा है, इसके सॉफ्टवेयर का मसला है पीसी का ना। लोड तो हो गया भाई फाइनली। तो हमें अकाउंट भी दूसरा चाहिए होगा। अच्छा इसका सीन ये है भाई, आप जैसे मैंने आपको जावास्क्रिप्ट में समझाया था कि भाई फायरबेस की ना अलग ही एक फाइल बना देनी है हमें। कॉन्फ़िग के अंदर ही मैं बना रहा हूँ फायरबेस डॉट जेएस, ठीक है। या फिर कॉन्फ़िग से बाहर ले जाएं, डीबी के अंदर डाल दें, डीबी का फोल्डर बना दें, पता चल जाए, या फायरबेस का सेपरेट फोल्डर बना दें, तो सारे तरीके अच्छे हैं। तो इसमें क्या, इसमें करेंगे हम फायरबेस की कॉन्फ़िगरेशन सारी। ये ऐप हमारे पास ऑलरेडी है तो इसी को यूज करते हैं, ठीक है। इसको डायरेक्ट कॉपी किया, पेस्ट किया। अच्छा अब सीडीएन वगैरह नहीं डालना, क्यों नहीं डालना, क्योंकि अब हमने जो है ना इंस्टॉल कर दिया, वरना हम इसको हटा के सीडीएन डाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ से ये हो जाएगा सब एक्सपोर्ट, ठीक है। अब जैसे हमें ऑथेंटिकेशन यूज करनी है ना, इनेबल है, तो मैं क्या करता हूं कि इसके डॉक्स में आते हैं, ऑथ के ऑथेंटिकेशन, बिल्कुल वही कोड है, देखिए रिएक्ट का अलग नहीं है। किस में था, साइन इन और वो क्रिएट यूजर वाला मैनेज में, इसी में ही था ये रहा, ठीक है। तो एक चाहिए हमें गेट ऑथ और एक चाहिए क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड। तो ऑथ का जो इंस्टेंस है वो भी यहाँ पे बना लेते हैं, गेट ऑथ ऐप, और इसको हम दे देते हैं एक्सपोर्ट में ऑथ, और ये आ गया भाई क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में भी यही किया था। अच्छा जी, अब हम अपने पेज पे आते हैं। हाँ अब सवाल ये कि मैं फायरबेस जो है ना यहाँ पे लगाना चाह रहा हूँ पेज पे, और मेरा डेटा किसके अंदर है, साइन अप फॉर्म में। तो उस डेटा को यहाँ पेज पे कैसे लेके आऊँ मैं, इंपोर्ट, तो अंदर रहना कंपोनेंट के बाहर कैसे लेकर आऊँ, इसको पेरेंट समझो, उसको चाइल्ड समझो। तो ऑन फिनिश जो है वो चाइल्ड के अंदर है, पेरेंट में कैसे लाऊँ, सोचो। ठीक है भाई, क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड, इसने देखे फायरबेस ऑथ से कर दिया। आप जो है ना इसको अपनी फाइल से करें, जो हमने फाइल बनाई है ना, फोल्डर से बाहर निकले, कॉन्फ़िग में गए और फायरबेस के अंदर जाके हमने निकाला। हाँ जी, अब साइन अप फॉर्म के अंदर हमारा डेटा इसमें मिल रहा है ऑन फिनिश में। क्या करें इसको यहाँ पे लाने के लिए, मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊं। अच्छा अब मैंने इसको शॉर्ट तो कर दिया था, लेकिन अब इसमें हमें फंक्शनैलिटी डालनी है। ये वाला कंपोनेंट जो है ना सिर्फ स्टैटिक कंपोनेंट के लिए सही रहता है, ये वाला फंक्शन जिसमें सिर्फ यूआई से रिलेटेड काम हो रहा हो। लेकिन आपको फंक्शंस बनाना है, स्टेट बनानी है, तो इसमें नहीं बना सकते आप।
तो फिर आपको जो है ना इस पे ही जाना पड़ता है, रिटर्न वगैरह लगाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रिटर्न लगाया। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने बनाया एक फंक्शन रजिस्टर यूज़र। इस यूज़र में मुझे कॉल करना है, रजिस्टर यूज़र में ये ऑथ आ जाएगा। ईमेल एंड पासवर्ड मुझे यहाँ पे चाहिए, तो कैसे मिलेगा? फंक्शन वाला तरीका होगा कि भाई मैं रजिस्टर यूजर के फंक्शन को पास कर दूं साइन अप फॉर्म को एज अ प्रॉप, ठीक है। और साइन अप फॉर्म में जहां पे ऑन फिनिश कॉल हो रहा है ना, इसकी जगह पे रजिस्टर यूजर कॉल करवा दूं, ठीक है। और ऑन फिनिश यहां से कर दूं खत्म, ठीक है। ऑन फिनिश भी एक फंक्शन था और जो हमने बनाया साइन अप पे रजिस्टर, ये भी एक फंक्शन है। अब जो भी वैल्यूज होंगी वो सारी हमें यहाँ पे रिसीव हो रही होंगी, ऐसा ही है। चले पहले इसको हम कंसोल करवा के देख लेते हैं। प्रोजेक्ट बंद था, चला देते हैं। ठीक है भाई, तो अब हमें जो भी डेटा साइन अप फॉर्म के ऑन फिनिश्ड में मिल रहा था वो अब यहाँ पे भी मिल जाएगा। क्या ये बोल रहा है भाई, रजिस्टर यूजर इज नॉट डिफाइंड। हाँ बिल्कुल डिफाइंड नहीं है, हमने डायरेक्ट पास कर दिया लेकिन प्रॉप में इसको रिसीव नहीं किया, ठीक है भाई। अब हम जो है इसको साइन अप पे जाते हैं और बोलते हैं भाई गौस अहमद नेम हो गया, गौस अहमद यूजर नेम, पासवर्ड ये हो गया, सबमिट करो। तो देखिए वैल्यूज अब हमें signup.js में मिल गई, ठीक है। तो अब यहाँ से हम उठा के इनको, अच्छा अब वैल्यूज में हमारे पास फुल नेम आ रहा है, पासवर्ड आ रहा है, रिमेंबर आ रहा है और यूजर नेम आ रहा है। और जो फायरबेस का फंक्शन है क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड, वो हमसे क्या मांग रहा है? ईमेल और पासवर्ड। लेकिन हमें यूजर को लॉगिन करना है और साइन अप करना है यूजर नेम पासवर्ड से। क्या किया जाए बताएं, क्या किया जाए? खुद से सर उसका मेथड है ना फायरबेस का, क्या यूजर नेम वाला नहीं, नंबर का इसी से हो जाएगा ना? कैसे होगा? सर फुल नेम का ईमेल क्या कर दें? फुल नेम को ईमेल लिख दें तो फिर एरर आ जाएगा ना कि भाई इनवैलिड ईमेल आ जाएगा ना। देखिए अहमद ने सही बताया तरीका। वो क्या है कि भाई आपका जो यूजर नेम है ना उसके आगे कोई अपनी ईमेल चिपका दे, ठीक है। कैसे चिपकानी है? अब जैसे ईमेल मांग रहा है ना, आप इसको बोले वैल्यूज डॉट, यहाँ पे आप दें इसको बैक टेम्पलेट स्ट्रिंग में वैल्यूज डॉट यूजर नेम और आगे दे दे @gaussahmad.com। ये मेरी वेबसाइट है ना, या फिर इसको कुछ भी example.com कर दें या जो भी कर दें। अब क्या होगा पता है क्या होगा? कि भाई जितने भी यूजर आएंगे ना मेरी वेबसाइट में, सबका यूजर नेम प्लस @example.com से बन जाएगा। तो अब जब वो लॉगिन करेगा तो उस वक्त भी मैं यही कर दूंगा कि भाई जो यूजर नेम देगा
उसके आगे मैंने @example.com खुद लगाया और भेज दिया। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा तरीका है ये काम करने का, जुगाड़ है लेकिन अच्छा है। कि काफ़ी टाइम पहले मेरे पास क्लाइंट था तो उसने बोला भाई मुझे फ़ोन नंबर से ऑथेंटिकेशन चाहिए और SMS भी ना जाए यूज़र को। ठीक है, और आता भी मैंने कहा फायरबेस से जल्दी होगा काम, तो फिर मैंने क्या किया, फ़ोन नंबर आगे @example.com। ठीक है, तो अब जब वो लॉगिन करे तो उसके लॉगिन भी फ़ोन नंबर और पीछे हम लगा के भेज रहे हैं आगे। ठीक है भाई, तो यही काम हम कर देते हैं और देखते हैं भाई लॉगिन करने के बाद हमें ये यूज़र मिल रहा है या नहीं। ठीक है, सबमिट किया और ये यूज़र रजिस्टर हो गया और इसकी ईमेल बन गई ghausahmed@example.com। ठीक है, अच्छा चले, एक काम अब हमें ये करना है कि जब साइन अप हो जाए तो इसको लॉगिन पे ले जाओ या फिर प्रोफाइल पे ले जाओ, क्योंकि साइन अप तो हो गया ना। चले, इससे पहले हम लॉगिन का काम कर लेते हैं। पहले लॉगिन के लिए भी ये काम होगा कि भाई ऑन फिनिश मैंने हटाया और यहाँ पे लॉगिन यूजर का मैंने अपना फंक्शन बना के इसको पास कर दिया। ठीक है, लॉगिन वाले में मैं आया, ठीक है, लॉगिन वाले में मैं आया और यहाँ पे मैंने अपना एक फंक्शन बनाया लॉगिन यूजर और यहाँ से लॉगिन फॉर्म को एज अ प्रॉप पास कर दिया। वही तरीका जो साइन अप के साथ किया है। अच्छा, अब हमें लॉगिन के लिए फायरबेस से चीज़ें इंपोर्ट करवानी है। ये आ गया, साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड, इसको इंपोर्ट किया और यहाँ से इसको एक्सपोर्ट किया। देखिए, इसमें कोई एक ऐसा तरीका नहीं है जो अलग हो रिएक्ट के अंदर। जावास्क्रिप्ट में आपने जो फायरबेस किया है वो बिल्कुल सेम इसी तरीके से किया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से इसको एक्सपोर्ट किया, लॉगिन में आके मैंने इसको किया इंपोर्ट, साइन इन यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड, और इसको हमें मंगवाना है अपनी फाइल से, फायरबेस से। यूजर नेम में अगर स्पेस आ रहा हो अलाउड नहीं है ना, वो आप रिस्ट्रिक्ट करोगे। यूजर नेम में स्पेस अलाउड नहीं होता, उसको फ्रंट एंड पे ही मना कर दोगे कि भाई नहीं स्पेस नहीं डालो। ट्रिम लगा दोगे, ट्रिम लगा दो, या डाल रहे तो ट्रिम लगा दो, वो हटा देगा। ट्रिम तो वो हटाएगा ना बीच साइडों वाले, ट्रिम तो साइडों वाले हटाता है ना। खैर, सेंटर वाले पे हम वैसे वैलिडेशन लगाएंगे। ट्रिम जो है ना साइडों वाले हटाता है, जैसे ये आगे स्पेस आ रहा है और ये शुरू में स्पेस आ रहा है तो ट्रिम ये दोनों हटा देगा। ट्रिम ये करता है, बीच वाला हटाना, रिप्लेस मार दो, स्पेस जहाँ जाए भाई उसको हटाओ। जुगाड़े 10 लग सकती हैं, लेकिन रिजेक्ट लगा के मना ही कर दो उसको कि भाई अलाउड नहीं है आपको स्पेस डालना। तो इस पे हम ये फंक्शन चला देते हैं, इसमें हमें वैल्यूज मिल रही हैं। सेम वही काम हम करेंगे, ऑथ को इंपोर्ट भी कर लेते हैं। सेम वही काम हमने कहा भाई वैल्यूज डॉट यूजर नेम और आगे @gmail.com, example.com और वैल्यूज डॉट पासवर्ड। ये आ गया हमारा यूजर सेट, ये आ गया हमारा
एरर। चलो अब चला के देखते हैं। लॉगिन को भी साइन अप हमने चला लिया। देखो भाई कौन सो रहा है और कौन मोबाइल यूज कर रहा है। गौस अहमद सबमिट, क्या बोला? इनवैलिड क्रेडेंशियल, क्योंकि मैंने पासवर्ड गलत डाला है। पासवर्ड सही डालते हैं 1 2 3 4 5 6। सबमिट किया और ये कहाँ ले गया भाई? और ये क्या कर रहा है भाई? example.com सो गया थोड़ा लग रहा है ये। values डॉट यूजर नेम, values डॉट पासवर्ड, रीलोड किया। गौस अहमद 1 2 3 4 5 6 सबमिट हो गया। नाराज हो गया था वो पहले ना। तो ये आ गया हमारे पास यूजर। अच्छा अब हम जो है ना राउटिंग पे आते हैं और प्रोफाइल वाले पेज को प्रोटेक्टेड बनाते हैं कि भाई जब तक ऑथ ना हो इस पेज पे यूजर ना जा सके। तो इसके लिए फायरबेस हमें एक चीज प्रोवाइड करता है, एक फंक्शन प्रोवाइड करता है। कौन सा? ऑन ऑथ स्टेट चेंज। ये आ गया देखें, ठीक है। इसको करते हैं यहां से एक्सपोर्ट। राउट्स की फाइल में आकर यहां पे हम लगाते हैं एक यूज फैक्ट। ये क्या होता है भाई? ये क्या होता है भाई? याद है? भूल गए? याद है भाई? क्या होता है तो बताओ ना फिर। फर्स्ट टाइम रेंडर करना है अगर किसी चीज को, उसके लिए कोई एपीआई कॉल करनी है। ये एक तरह की एपीआई कॉल ही है जो मैं फायरबेस का जो मेथड कॉल करूंगा ना, एम्प्टी चला देता है। मतलब क्या हो जाता है? क्योंकि एसिंक्रोनस है ना ये। देखिए आपका कोड तो चलता रहेगा, वो नहीं रुकेगा। इसके इंतजार भी करेगा कि डेटा लेके आया है तो फिर ये चले। ये चलता, ये यूआई चल जाती है आपकी, ये उसके बाद चलता है। समझे? अगर यूआई से पहले कुछ चीज चलानी है ना तो फिर यूज लेआउट इफेक्ट होता है। अब फर्स्ट टाइम में आपके पास डेटा क्यों नहीं आता? क्योंकि ये चल चुका होता है। सेकंड टाइम जब ये चलता है और फिर स्टेट दोबारा स्टेट होती है, रीरेंडर होता है तो फिर डेटा आ जाता है। तो ये इसका पूरा प्रोसेस है। इंपोर्ट फ्रॉम फायरबेस से हमें मंगवाना है ऑन ऑथ चेंज। इसमें एक होता है ऑथ ना, और दूसरे में हमें मिलता है यूजर। अच्छा अगर लॉगिन होगा तो हमें मिलेगा ऑथ इज नॉट डिफाइंड। ये क्या भाई? अब भी चलो ठीक है। तो ये यूजर ला के दे रहा है मुझे भाई। ये आ गया यूजर, इसका मतलब यूजर लॉग्ड इन है। अच्छा अब मैं यहाँ पे क्या करूं भाई? सिंपल एक स्टेट बनाऊं, इज यूजर सेट इज यूजर, या सिर्फ यूजर भी बना लो तो खैर है। यूज स्टेट, ठीक है। और इसमें आ जाएगा शुरू में फॉल्स, ठीक है। अच्छा यहाँ यूजर नहीं होगा तो नल होगा ना। अगर यूजर हुआ तो कर देना ट्रू, और अगर यूजर ना हुआ तो कर देना फॉल्स। इससे क्या होगा? जितना कोड लिखा है, अगर यूजर लॉगिन होगा तो स्टेट अपडेट हो जाएगी, ट्रू हो जाएगा। और अगर यूजर लॉगिन नहीं होगा तो फॉल्स हो जाएगा। अब इसके बिहाफ पे हम अपने राउट्स पे कंडीशन लगाएंगे कि भाई यहाँ पे सबसे पहले प्रोफाइल पे अगर यूजर हो, ट्रू हो, तो प्रोफाइल पेज दिखाना।
वरना मैंने क्या बताया था, नेविगेट का एक होता है कंपोनेंट जो कि हमें मिलता है रिएक्ट राउटर डॉम से, ये रिडायरेक्ट करने के लिए होता है। अच्छा पहले इसका नाम रिडायरेक्ट था और शायद अभी भी रिडायरेक्ट के नाम से भी हो कुछ, लेकिन नेविगेट से भी हो जाता है। ठीक है भाई, नेविगेट टू लॉगिन, ठीक है। अच्छा अब मैं लॉगिन पे कंडीशन लगा दूं कि भाई अगर यूजर हो तो उसको नेविगेट टू प्रोफाइल, सेम कंडीशन में साइन अप पे भी लगा दूं, ठीक है जी। सेम मैंने साइन अप पे भी लगा दी, कोड थोड़ा अच्छा कर दिया और ये हमारा आ गया, ठीक है भाई। तीनों पे मैंने कंडीशन डाल दी। अब देखते हैं क्या होता है। यूजर इज नॉट डिफाइंड, ये बोल रहा है, जबरदस्त भाई। अच्छा इज यूजर था, इज यूजर, तो ये यूजर हम इज यूजर करना था। चलो बस चलाओ भाई, थोड़ा लोडर भी दिखाना पड़ेगा ताकि तो रिएक्ट का मसला कोई फायरबेस देर से बता रहा है ना। अब फायरबेस से पूछा है हमने कि भाई बताओ हमें यूजर है या नहीं, फायरबेस देर से बता रहा है, तो अब रिएक्ट क्या करे। तो कैशे में वो सेव करके रखते ये गेम सेव नहीं होता ना, ये आप खुद कर दो, खुद भी कर सकते हैं हम, ठीक है आप खुद भी कर सकते हैं। देखिए इसको फास्ट बनाना है ना, क्या करते हैं देखें भाई रिस्पांस देर से आ रहा है, उसके अंदर रिएक्ट क्या कसूर है, समझ रहे हो। उसके लिए तो आपको कहीं ना कहीं लोडर तो लगाना पड़ेगा ना। अच्छा ये वैसे ऑथेंटिक तरीका है, क्योंकि आप जो है ना फायरबेस से ही पूछ रहा हो डायरेक्ट कि भाई यूजर है या नहीं, वरना अगर आप लोकल स्टोरेज में सेव करवा दो और पूछो यूजर है, फास्ट चलेगा। उसमें इशू क्या आएगा कि अच्छा ये इशू भी मैंने बहुत सी वेबसाइट में देखे हैं कि भाई उनके लोकल स्टोरेज में जाके ना ब्राउजर की यूजर का एम्प्टी ऑब्जेक्ट डाल दो और लॉगिन हो जाता है खुद से, हैक हो गई वेबसाइट। वाकई मैंने इतनी वेबसाइट्स देखी हैं कि वो जो है लोकल स्टोरेज से मैनेज करते हैं अपने लॉगिन को, ठीक है। अब उनके लोकल स्टोरेज में मैं गया, मैंने कहा देखूं तो कि वाकई ऐसा कर रहे हैं या नहीं है। तो मैंने क्या किया भाई, मैंने यहाँ पे की डाली यूजर और इसको कर दिया मैंने ट्रू। यहाँ पेज पे आके मैंने रीलोड किया, वो सीधा डैशबोर्ड में, और वहाँ पे सारा डेटा सामने मेरे, मैंने जबरदस्त हो गया यार, सामने सारा डेटा आ गया, ठीक है। तो कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई अच्छी ऑथेंटिकेशन नहीं। तो खैर जब हम नोड.जेएस से करते हैं तो उसको हम लोकल स्टोरेज से मैनेज तो कर लेते हैं, लेकिन उसमें भले यूजर लॉगिन हो जाए लेकिन उसको डेटा नहीं मिलता हमारा कभी भी। क्यों? लोकल स्टोरेज में हम उसका एक टोकन सेव करवाते हैं, और जब भी वो डेटा हमसे मांगता है ना, वो टोकन देकर मांगता है, बगैर टोकन के हम उसको डेटा नहीं देंगे। ये सीन होता है, ठीक है भाई। बगैर टोकन के उसको जो ना कभी भी डेटा नहीं मिलेगा, तो इस वजह से हम उसको ज्यादा सिक्योर बना सकते हैं। सेट है भाई। तो ये जो अब लोडर का मसला आ रहा है, इसको हम फायरबेस का मसला आ रहा है, लोडर वगैरह लगा के मैनेज कर सकते हैं। लोडर पे देखिए इतना ज्यादा इसमें लंबे नहीं हो गए, यहीं पर ही लगा दें, यहीं पर ही लोडर लगा दें। ये ले रीरेंडर वाला नहीं आया, कुछ भी नहीं आएगा। देखिए लोडर में यहीं पर ही लगा देता हूँ। ऑन डिजाइन का है स्पिनर, होगा जरूर स्पिनर। किधर है भाई? अच्छा ये स्पिन, अच्छा वाटर मार्क भी डाल दिया कुछ, गुड हो गया भाई। ये आ गया हमारी लोडिंग। इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे, मैं कहता हूँ यार ये लगा लेते हैं, ये वाला लगा लेते हैं, ऊपर वाला ना। फ्लैक्स क्या लिया? अच्छा फ्लैक्स जो इसने वो लिया, फ्लैक्स नहीं चाहिए भाई हमें, सिर्फ जो है ना आप दे दो। अच्छा ये खुद भी उठा के लाएगा शायद ऑन डिजाइन से, अगर बनाऊंगा ना मैं बोलूँगा भाई आप उठा के लाओ इस पे,
ठीक है, दो दो क्यों ले आया भाई, एक लाओ। स्पिन में ये बोल रहे हैं लार्ज साइज दिखाना है, ये आ गया भाई। ठीक है भाई, ये जा करना है ऊपर। चलो इसको हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं भाई सेंटर में तो आओ, कम से कम पैडिंग दे देते हैं इसको बढ़ा के फुल। सेट है, काफी है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, लोडर की स्टेट बनाई, सेट लोडर हमने यहाँ पे दिया फॉल्स। अच्छा लोडर हमने दिया ट्रू, शुरू में क्या दिया, और जब ये चल के खत्म हो जाए लोडर को कर दिया फॉल्स। अच्छा अब जब तक लोडर ट्रू रहेगा तो ये नजर आएगा, क्या बोल रहा है ये, सही है, बोलने दो इसको। और जब तक लोडर ट्रू होगा ये नजर आएगा, उसके बाद ये नजर आ जाएगा। बेहतरीन काम हो गया ना भाई, देखो ठीक है, जल्दी हो गया ना। जावास्क्रिप्ट में तो भाई अब पहले डिव बनाओ, उसको सारे पेजेस पे डालो, जितने भी पेजेस हैं उसको सब पे डालो, और फिर हर एक की जावास्क्रिप्ट में जाके उसकी आईडी गेट करो, फाइंड करके उसको हटाओ। बल्कि ये रेस्टोरेंट वाली वेबसाइट में हमारे साथ हुआ है। अब ये इसमें काम हो गया ग्लोबल, कि कहीं पर भी नहीं करना अब हमें दोबारा, ये हमने राउटर की फाइल में इसको डाल दिया। अब इसमें आप 1000 पेज भी डाल दो, आपको लोडर की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी पेज पे, वो खुद काम करेगा। ठीक है भाई, समझ में आया ना क्या किया। अब भाई जितनी देर से भी आए लोडर नजर आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अब हम प्रोफाइल के अंदर थोड़ी चीजें डालते हैं। प्रोफाइल में हम डाल देते हैं लेआउट, इसका लेआउट हमने लिया था ना, हाँ ये रहा भाई लेआउट, जबरदस्त। तो लेआउट हम रखते हैं प्रोफाइल के अंदर ऐप लेआउट, और इसका चिल्ड्रन बना दो इसको, ये हो गया भाई हमारा प्रोफाइल। ठीक है, और इसी में हम डाल देते हैं। अच्छा ये लोगो इतना खराब क्यों आ रहा है भाई, लोगो तो हमारा अच्छा आना चाहिए। पैडिंग हमने दी भी थी इसको, फिर ऐसा क्यों हुआ ये। चलो पैडिंग हम इसको देते हैं हॉरिजॉन्टली, ठीक है। पैडिंग क्यों दें इसको, टेक्स्ट सेंटर ना कर दें ताकि सेंटर में आ जाए पूरा, हाँ सही है। और थोड़ी सी पैडिंग डाल दें, सेट है। अच्छा अब इसी के अंदर ही हम क्या करते हैं, ये जो मेन्यू आइटम्स है ना, इसी में हम जो है ना एक लॉग आउट डाल देते हैं, ठीक है। की इसकी 4 और लॉग आउट का आइकन जो है ना हम उठा लेते हैं आर्ट से ही, कहाँ से लेके आ रहा है ये आइकन, उठा के भाई ये ला रहा है यहाँ से। इसको बोलते हैं लॉगिन का, कुछ नजर आ रहा है, लॉग आउट आउटलाइन, ये आ गया भाई। ठीक है भाई, ये आ गया लॉग आउट का। लॉग आउट करे तो लॉग आउट पे आना नहीं है भाई, आपने लॉग आउट कर देना है यूजर को। तो ये काम कैसे होगा, ये कुछ लेता है ऑन क्लिक, हाँ लेता है भाई, यहीं पर ही डाल दे। छोड़ो अच्छा कोड लिखते हैं यार, बल्कि बुरी बात। अच्छे कोड में क्या होगा कि भाई हम लॉग आउट का एक फंक्शन कॉल कर देंगे, इसको बोल देंगे लॉग आउट यूजर, ये फंक्शन बना लेंगे हम ऊपर। सेट है, और फायरबेस का लॉग आउट चाहिए हमें, तो क्या होता है साइन आउट होता है ना शायद, ये आ गया भाई। ये यहाँ से करा हमने एक्सपोर्ट, और लेआउट की फाइल में आकर इसको करा इंपोर्ट, कहाँ पड़ा भाई,
कॉन्फ़िग फायरबेस। अच्छा, फायरबेस का नाम हमने फाइबेस रखा था। चलो खैर, अब नजर आया तो देर बाद। साइन आउट और चाहिए होता है साइन आउट के लिए। साइन आउट कैसा था इसका? साइन आउट किस में था? मैनेज में। मैनेज में नहीं था। पासवर्ड में ये आ गया भाई। ऑथ चाहिए, ये लो भाई। ठीक है, मैंने रिडायरेक्ट भी नहीं किया। कैसे हुआ रिडायरेक्ट? मैंने सिर्फ साइन आउट कॉल किया, ये लॉगिन पे खुद ले गया। क्यों? ये क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि राउटर की फाइल में हमने जो लगाया है ना ऑन ऑथ स्टेट चेंज, ये एक लिस्नर है। जब जब इस ऑथ की स्टेट चेंज होती है ना, ये चलता है। लॉग आउट करो, लॉग इन करो, ये चलता है। तो जैसे मैंने लॉग आउट किया ना तो ये चला। अच्छा, ये चला तो यूजर इसको मिला नहीं, तो इसने क्या कर दिया? यूजर को फॉल्स कर दिया और इससे इसने रिडायरेक्ट कर दिया रूट के ऊपर। ये सीन हुआ भाई। अच्छा, अब मैं अगर प्रोफाइल पे जाना चाहूँ, मैं कहूँ भाई प्रोफाइल पे ले जाओ, मना कर रहा है। अच्छा, अब ये फुली सिक्योर राउट होगा, किसी भी तरह नहीं जा सकते आप प्रोफाइल पे बगैर लॉगिन करें। कोई भी कुछ भी कर दे, आके हैक कर दे, कुछ कर दे, नहीं जा सकते। हैक तो हो सकता है क्या, लेकिन इतना आसान नहीं है ना। फायरबेस हैक करेगा वो, फिर उसके बाद यूजर को लॉगिन करेगा, फिर आगे जाएगा। लेकिन वो HTML वाले तो खैर फिर टूट जाते किसी तरह, लेकिन ये नहीं टूटते। ठीक है, ये देखें बेहतरीन काम हो गया। आगे जाना है, लॉगिन करो, यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला, सबमिट किया, लॉगिन हो गया। ठीक है भाई, समझ में आया? सर यहाँ पर अभी लैब 1 2 3 अब यहाँ पर हम अच्छा, आप देखें इसमें कितना अच्छा लग रहा है लोगो। ये खराब हो रहा है ना, इसको सही कर सकते हैं बिल्कुल लोगो, लेकिन उसके हिसाब से बनाना पड़ेगा। 2 लोगो बनाने पड़ेंगे हमें इसके लिए ना, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। या इसमें सैलानी का लगा देते हैं, ये वाला जो लगा हुआ है, सैलानी लोगो। कौन सा? ये वाला, ये अच्छा लोगो है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। बकरा लगा दो। ये लगा देते हैं। अच्छा, ये कैसा लगेगा भाई? ये कोलैप्स जो है ना, ये बता रहे हैं हमें कि भाई मेन्यू कोलैप्स है या नहीं है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर मारेंगे भाई। कोलैप्स अगर है तो इमेज जो है वो ये वाली दिखाना। ये इतनी लंबी क्या करें, इसको बोले भाई अगर कोलैप्स है तो ये दिखा दो। अरे क्या कर रहा है? ठीक है, कहाँ गलती है? बल्कि सही है ना। उसको थोड़ा सा हमें सेट करना पड़ेगा, मतलब 100 इसमें नहीं मान रहा है। तो चलो, कोलैप्स है तो इसको 10 कर दो, वरना 100 रहने दो। 10 बहुत छोटा हो गया, 50 कर दो। चलो, ये सही है, ठीक है ना भाई? तो जब मेन्यू हमारा छोटा होगा तो ये लोगो आ जाएगा। सर, वो जो यूज इफेक्ट आपने लगाया था वो फर्स्ट टाइम रेंडर हुआ जैसे, तो सेकंड टाइम कब रेंडर होगा? फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम कब होगा? सेकंड टाइम नहीं होगा वो, सेकंड टाइम नहीं होगा वो वाला जो मैंने लगाया ना इसमें, क्योंकि एम्प्टी डिपेंडेंसी दी हुई है ना, इसका मतलब ये सेकंड टाइम होगा ही नहीं। अच्छा, अब ये क्यों चला? क्योंकि ये लिसनर है।
अब इसके अंदर अगर मैं सेट इंटरवल लगा दूं, वो भी तो बार बार चलेगा ना। क्यों चलेगा? क्योंकि वो एक लिसनर है। ठीक है, लिसनर्स क्या होते हैं कि भाई एक दफा उनको कॉल कर दो, फिर वो किसी चीज के अपडेट होने पे, डिलीट होने पे, चेंज होने पे चलते रहते हैं। तो ये एक ऑन ऑफ स्टेट चेंज लिसनर है। तो इस वजह से ये चला, यूज इफेक्ट दोबारा नहीं चला। जैसे अगर मैं यहाँ पे console.log मारता हूँ ना, ये नहीं चलेगा, सिर्फ ये चलेगा। बात समझ में आई? तो ये इस वजह से चल रहा है। ठीक है, प्रोफाइल के साथ और पेज डालना चाहें आप यहाँ पे डाल सकते हैं, फिर उनको मेन्यू में डाल सकते हैं सारे पेजेस को। ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा हमें क्या देखना था? राउटर ना, और थोड़ा डायनामिक राउटर मैंने आपको बता दिया था कि भाई जिसकी प्रोफाइल पे जाएं वही नजर आए। ठीक है, नेविगेट हमने देख लिया। नेवलिंक जो है वो नेविगेट की तरह ही काम कर रहा है, इतना कोई खास नहीं है। ठीक है, सेम है दोनों। लिंक ये रिएक्ट नेटिव का। अच्छा, रिएक्ट नेटिव में भी इस राउटर की सपोर्ट है। आउटलेट का क्या सीन है? हाँ, आउटलेट का ये सीन है कि आप अलग से वो बना लें, मतलब राउट के चिल्ड्रन होते हैं। हाँ, कि भाई एक पेरेंट है और उसके चिल्ड्रन है, मतलब सब राउट है, तो उसको दिखाने के लिए हम आउटलेट यूज करते हैं। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने राउट बनाया हुआ है, /path रखा है और डैशबोर्ड रखा है, और डैशबोर्ड वाले राउट के अंदर 2 राउट इन्होंने और डाल दिए जो कि इसके चाइल्ड हैं, ये वाला राउट और ये वाला राउट। ठीक है, अब जब डैशबोर्ड पे कोई जाए तो उसको डैशबोर्ड नजर आएगा, और फिर स्लैश डाल के मैसेजेस पे जाए तो मैसेजेस। अच्छा, बात एक ही है, वैसे आप इसको सेपरेट भी कर सकते हो, लेकिन इसको चाइल्ड बना दिया इन्होंने ताकि जो है ना थोड़ा सा समझ में आ जाए लोगों के कि भाई ये इसका चाइल्ड है, कोडिंग स्ट्रक्चर थोड़ा समझ में आ जाए। नहीं, बोल क्या रहा है? एन आउटलेट शुड बी यूज इन पेरेंट राउट एलिमेंट्स टू रेंडर देयर चाइल्ड राउट एलिमेंट्स। दिस अलाउ नेस्टेड यूआई टू शो अप व्हेन चाइल्ड राउट्स आर रेंडर्ड इफ द पेरेंट राउट मैच एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये दोनों को साथ शो कर रहा है, पेरेंट को भी और चाइल्ड को भी। पेरेंट आपको ऊपर नजर आ रहा होगा, चाइल्ड जो है उसका नीचे आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, दिस एलिमेंट विल रेंडर आइदर डैशबोर्ड मैसेजेस व्हेन द यूआरएल इज /messages डैशबोर्ड टास्क एट टास्क और नल इफ इज / मतलब रोड पे कुछ नहीं दिखा रहा। तो आउटलेट का ये सीन है। अब जैसे हम प्रोफाइल पे अगर इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखें कि भाई हमारे पास प्रोफाइल था और फिर प्रोफाइल के अंदर हमने नेस्टेड राउट डाल दिए। ठीक है, प्रोफाइल के अंदर हम क्या करते हैं, एक पेज बनाते हैं settings.jsx। इसमें लेआउट वगैरह नहीं है, सेटिंग्स पेज, और राउटर के अंदर मैं इसको क्या, इसका चाइल्ड बना रहा हूँ, इसको प्रोफाइल का पाथ सेटिंग्स और एलिमेंट सेटिंग पेज। ठीक है, तो ये मैंने प्रोफाइल का चाइल्ड बना दिया सेटिंग। अच्छा, क्या बोले? एब्सोल्यूट राउट पाथ सेटिंग नेस्टेड अंदर पाथ प्रोफाइल इज नॉट वैलिड। अच्छा, ये बोल रहा है कि ओके दिखाओ उसने क्या तरीका दिया हुआ है, मैसेजेस ये नहीं आएगा भाई, बोल रहा है स्लैश नहीं आना था भाई। प्रोफाइल पेज, अब मैं प्रोफाइल के आगे सेटिंग्स लिखूंगा।
ठीक है, अभी शो नहीं होगा क्योंकि हमने वो आउटलेट वाला जो उसका कंपोनेंट है वो यूज़ नहीं किया। कौन सा? ये वाला। ठीक है, तो मैं प्रोफाइल के पेज पर आकर यहाँ पे नीचे आउटलेट का एक कंपोनेंट है वो यूज़ करूँगा जो कि मुझे प्रोवाइड कर रहा है कौन? रिएक्ट राउटर डॉम। तो जाके वो सेटिंग नज़र आएगा मुझे। देखें, मतलब प्रोफाइल पेज, उसका चाइल्ड सेटिंग्स, प्रोफाइल भी नज़र आ रहा है, सेटिंग भी, दोनों पेजेस एक साथ नज़र आ रहे हैं। अगर सेटिंग हटा दूंगा, प्रोफाइल रखूँगा तो सिर्फ प्रोफाइल आएगी। प्रोफाइल के आगे सेटिंग डालूँगा तो फिर प्रोफाइल के साथ साथ सेटिंग भी आ जाएगी नीचे। तो मतलब एक ही पेज में दो पेजेस को स्प्लिट कर देना ऊपर नीचे। तो आउटलेट ये करता है। ज़रूरत इसकी इतनी जगह ज़्यादा नहीं पड़ेगी, रेयर है। देखिए राउटर में जितनी चीज़ें थी सब हमने पढ़ ली, वही बता ना मैं, ये एक्स्ट्रा चीज़ें देखना है कि ये भी है इसमें भाई, ये चीज़ें हैं। स्क्रॉल रिस्टोरेशन, इसमें हाँ एक इशू ये था कि होता ये कि जो आप एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं ना, शायद ये उसी का ही बता रहा है वैसा। दिस कंपोनेंट विल लेट द ब्राउज़र स्क्रॉल रिस्टोरेशन ऑन लोकेशन चेंजेस। ठीक है, यही है। अच्छा, सिर्फ डेटा राउटर के लिए, ये ब्राउज़र राउटर के लिए है भी नहीं, ये बोल रहे हैं। ठीक है, ब्राउज़र राउटर में भी ये इशू आता था लेकिन अब रिजॉल्व हो गया। होता ये था कि आपने एक पेज बनाया प्रोफाइल का, उस पर आप स्क्रॉल करते 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 काफ़ी नीचे आ गए। अब नीचे से ही क्लिक करके आप किसी दूसरे पेज पे चले गए, तो जब आप दूसरे पेज पे जाते हैं ना तो उसका भी सेम स्क्रॉल आया था, वो टॉप से शुरू नहीं होता। तो इसकी वजह से हम कोई कंपोनेंट या कुछ अपनी मैनुअल फंक्शनैलिटी लिखते थे कि जिससे वो जो स्क्रॉल है वो रिस्टोर हो जाए और वो ऊपर से शुरू हो। ये चीज़ है इसमें। पेजिनेशन का बता दो, उसको कैसे लिंक करेंगे? पेजिनेशन का क्या? जिस अगर नंबर आ रहे होते हैं वो उसके ऊपर अगर पेज चेंज करवा दें, वो तो ईजी है। देखिए पेजिनेशन जो है ना, दो तरह से हैंडल होती है। एक फ्रंट एंड, अगर आपको पता है डेटा इतना ओवरलोड नहीं है आपके पास, डेटा का के 1000-2000 लाख इस तरह नहीं है, कुछ है, तो फ्रंट एंड पे भी मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, मसला नहीं होता। और अगर आपके पास लार्ज नंबर ऑफ डेटा है तो उसकी पेजिनेशन जो है वो बैकएंड से ही बनती है। ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि क्लाइंट पे, फ्रंट एंड पे जब आप इतना डेटा डालेंगे ना तो ब्राउज़र आपका गया। ठीक है, तो पेजिनेशन देख लेते हैं। एक जो है ना, हम पेज बना देते हैं यूज़र्स का, users.j6। ठीक है, और यूज़र को राउट में डिफाइन कर देते हैं पहले। ये भी प्रोटेक्टेड होगा, इस वजह से मैंने प्रोफाइल को कॉपी कर लिया और इसको बोला यूज़र पेज। ठीक है, यूज़र्स, और इसको अपने मेन्यू में ऐड कर देते हैं, लेआउट, और इसको हटा के मैं बोलता हूँ ये होगा यूज़र्स। यूज़र आइकन है कोई, यूज़र आउटलाइन, अच्छा ऑलरेडी भी था। ठीक है भाई, यूज़र्स जाना कहाँ है, तो ये कैसे बताएं इसको, लिंक वगैरह ये ले नहीं रहा तो ऑन क्लिक से भेजना पड़ेगा इसको। नेविगेट करना पड़ेगा ना इसको, तो हमें सबसे पहले यूज नेविगेट मंगवाना पड़ेगा। कहाँ से? ये राउटर डॉम का हमें चाहिए यूज नेविगेट। इससे हमें मिलेगा एक फंक्शन जिसका नाम होगा नेविगेट।
और नेविगेट के थ्रू हम इसको जो है वो एक पेज से दूसरे पेज पे भेज सकते हैं। तो यूज़र का जो पाथ है वो है यूज़र्स, ठीक है, प्रोफाइल पे खड़ा हुआ है, यूज़र्स पे आ गया। तो यूज़र्स पे भी ना हम वो डाल देते हैं ऐप लेआउट। ठीक है, ऐप लेआउट आ गया है यूज़र पे। अच्छा, पेजिनेशन जो है ना, आर्म डिज़ाइन भी अपनी बड़ी अच्छी दे रहा है टेबल के ऊपर। इसी की समझते हैं, देखें। खैर इसमें तो इतना कुछ काम नहीं कर रहा ये, खैर हम मैनुअल चले बना के देखते हैं ताकि समझ में तो आए। टेबल इसका यूज कर लेते हैं, पेजिनेशन अपनी मैनुअल। कंपोनेंट बनाया टेबल डॉट JSX, ठीक है, इतना छोटा सा कंपोनेंट है ऐप टेबल। और इसको हम यूज करते हैं यूजर पे। ठीक है भाई, आ गया टेबल। टेबल पे देखिए तो अच्छा बनाया वैसे यूआई, तो जल्दी से अच्छी यूआई बन गई पूरी। तो पेजिनेशन वैसे इसकी अपनी है टेबल के साथ। पेजिनेशन फॉल्स, अगर मैं इसको पेजिनेशन फॉल्स कर दूंगा ना तो ये हटा देगा शायद। पेजिनेशन हटा दी इसने, ठीक है। अब हम जो है ना अपनी बनाएंगे पेजिनेशन, कि भाई अपनी कैसे बनाएं। और इसका जो ये सारा डेटा है ये हम पास करेंगे प्रॉप्स में, ठीक है। प्रॉप्स में पास कर दिया। एक और ऐड कर देते हैं, सेट। अच्छा, अब अगर पेजिनेशन फ्रंट एंड पे करनी है, अच्छा बैक एंड पे करनी है तो इतना कोई मसला ही नहीं होता। बस आपने क्या करना है, हर बार बैक एंड की API दोबारा कॉल करनी है, उसको पेज नंबर देना है और वो उस पेज का डेटा लेके आ जाएगा। आपने पुराना डेटा हटा के नया शो करवा देना है। बैक एंड वाला तो बड़ा इजी है, आपको फ्रंट एंड वाले को इसमें कुछ नहीं करना। फ्रंट एंड में अगर आपको पेजिनेशन लगानी है ना, कस्टम बनानी है, तो इसका एक आसान हल ये है कि आप जो है ना एरे को स्प्लिट कर दो पहले, ठीक है। स्प्लिट कर दो मतलब ये कि आपको एक पेज पे अब कितने दिखाना है पहले ये सोचो। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ मुझे एक पेज पे एक ही यूजर नजर आए, सॉरी एक ही रॉ नजर आए, ठीक है। तो अब इसके टोटल 4 पेजेस बन जाएंगे क्योंकि ये डेटा कितना है, 4 है। तो अब मैं इस एरे को स्प्लिट कर दूंगा 1 से, कि भाई एरे के अंदर सब एरे बना दो, टू डू एरे जिसको बोलते हैं वो बना दो, और उसके अंदर डेटा डाल दो, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, जावास्क्रिप्ट में अगर लॉजिक लगाएं बना लेंगे, नहीं क्यों भाई। पेजिनेशन हमारे पास एक एरे है, ठीक है। console.log हमने कर दिया ये डेटा, ये चलो पहले इसको बाहर लेके आओ। और करना ये है कि ये एरे की लेंथ 4 है, इसको स्प्लिट कर देना है और इसके अंदर सब एरे बना देनी एक एक की। कैसे करा जाए ये काम, हाँ भाई कैसे करें, क्या हो गया। सिंपल जावास्क्रिप्ट का टास्क है ना भाई, एरे का हर एलिमेंट उठा के एक नई एरे में पुश करना है और फिर वो नई एरे जो बनेगी उसको मेन एरे के अंदर डाल देना है।
स्प्लिट तो स्ट्रिंग पे लगता है, क्या हो गया है? इतनी जल्दी काम कोई हो जाएगा? लॉजिक बनेगी, लूप चलेगा और सब होगा। हाँ भाई, क्या करें? लेंथ लगाएंगे। हाँ, मैप लगा दें। हाँ, मैप लगा दें। मैप बेहतर है। लेकिन मैप में क्या लॉजिक होगी? अच्छा, मैप का काम हो जाएगा, क्योंकि अगर हमें एक चाहिए, एक से ज़्यादा चाहिए तो फिर मैप में क्या करेंगे? मैप में फिर मसला आएगा ना। ये रिड्यूस लगा दें, फिर सेव करवाते हैं इसको। सर्च ही करना पड़ेगा लग रहा है आपको, ऐसे ही है। चलो भाई देखते, कस्टम देखते हैं पहले भाई, अपनी लॉजिक कैसे बना सकते हैं। ये होगा हमारा एरे जिसमें आउटपुट आएगा लास्ट में। लूप चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा नहीं चलेगा? चलो चला दिया भाई। कहाँ तक चलेगा? अब इस लूप के अंदर क्या हो रहा होगा? हर मुझे ऑब्जेक्ट मिलता रहेगा, ऐसा ही है भाई। अभी स्टेट का कोई काम नहीं करा तो इस वजह से फंक्शन को यहीं पर ही कॉल कर दिया, सारी मुझे मिल गई। ठीक है, अब क्या करें? अब नेस्टेड लूप भी चलेगा। नेस्टेड लूप भी चलेगा, ये जरूरत नहीं है। चलो चला देते हैं यार। जीरो से लेकर जितने टाइम्स आपको एरे की लेंथ चाहिए 2D वाली, तो मैंने कहा भाई कि अगर जे छोटा हो 1 से, कितनी बार चलेगा? एक बार। अच्छा, क्योंकि अभी एक ही तो नेस्टेड लूप की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ एक पेज पे 2 नजर आए, 3 4 5, तो फिर उसको सोचते हुए मैंने ये लगा दिया। इससे बेहतर भी और भी हो सकता है। ठीक है, तो भाई आप क्या करो, यहाँ पे बनाओ एक टेम्परेरी एरे, और टेम्परेरी एरे डॉट पुश डेटा आई। ठीक है, ये जाता रहेगा टेम्परेरी एरे में, और जब ये लूप चल के खत्म होगा, टेम्परेरी एरे को हम पुश कर देंगे एरे जो हमने ऊपर बनाई मेन, इसके अंदर पूरी एरे को। और जब लूप चल के खत्म हो जाएगा, हमें क्या आंसर मिलेगा देखते हैं। हमें आंसर मिला है भाई ये, कि हमारे पास एरे की लेंथ है 4, और हर एरे के अंदर एक और एरे आ रही है। सेट है, हर एरे के अंदर एक और एरे आ रही है। चलो अब पेजिनेशन पे अगर हम आए, अच्छा इससे करते हैं हम ये रिटर्न, ये हमने कर दिया रिटर्न, ये वाला एरे। ठीक है ना भाई? अच्छा जी, चलो अब यहाँ पे पहले मैं बना लूं एक ULLI ना। ठीक है, या फिर सिंपल डिव वगैरह बटन बनाने 1 2 3 4 5 ऐसे ना। ठीक है, तो क्या करूं मैं, पेजिनेशन के अंदर इसको बोल दें, पेजिनेशन नहीं, पेजिनेटेड एरे। ठीक है, ताकि थोड़ा समझ में आए। इसमें क्या मिल रहा होगा हमें एरे रिटर्न में, इस पे चलाया मैंने मैप। ठीक है, और यहाँ मैंने कहा बटन, मैंने कहा भाई i+1, और i भी इससे ले लिया, और इसको की भी दे दी। तो इसने बता दिया हमारे पास कितने पेजेस हैं, 4 ही देना। समझ में आया क्यों लगाया था? 4 पेजेस आ गए। गुड हो गया भाई, गुड हो गया। ठीक है, अब एक स्टेट बनेगी। मैंने कहा भाई स्टेट में पेज और सेट पेज, इसमें पेज नंबर सेट हो रहा होगा, तो पहला पेज है 0,
तो यहाँ पे जो मैं डेटा पास कर रहा हूँ, अब मैं डेटा नहीं, यहाँ पे पेजिनेटेड एरे पास करूँगा और इसका इंडेक्स नंबर पेज पास करूँगा, तो 0 इंडेक्स नज़र आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ मैं 2 पे क्लिक करूँ तो दूसरा नज़र आए, 3 पे क्लिक करूँ तीसरा नज़र आए। ठीक है, तो ये काम कैसे होगा? सिर्फ अब ऑन क्लिक सेट पेज और सेफ इंडेक्स, बस। ठीक है, तो 1 पे 1 आ रहा है, 2 3 4 4 क्यों नहीं आया भाई? अच्छा सेम था, 4 सेम था। ठीक है, तो 4 पे हम कर देते हैं, जो ये ब्लैक है ना तो जो ये रेड कर देते हैं। ठीक है भाई, 1 2 3 4 सही चल रही है पेजिनेशन। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि यार नहीं, एक पेज पे 2 नजर आए, कितने? तो सिर्फ मैं किसको चेंज करूंगा? नेस्टेड लूप को। लेकिन यहाँ पे 4 क्यों आ रहे हैं भाई? गड़बड़ हो गई ना। चलो भाई, अरे हम चेक करते हैं कि भाई इसमें क्या आउटपुट दे रहा है ये, जो कि 4 आ रहे हैं। और एरे भी आ रहा है। अच्छा, 4 क्यों आ रहे हैं? अच्छा, इसमें ये इशू आया कि भाई अब ऊपर वाला लूप जो है ना वो चलेगा 4 बारी, मसला ये आ गया। ठीक है, ऊपर वाला लूप 4 बारी चल रहा है, अंदर वाला 2 बार चल रहा है। ठीक है, और वो 2 करके जो है ना वो सेम इंडेक्स को उसके अंदर ऐड करे जा रहा है। ठीक है, तो इसका क्या हल है कि हम इसको जो है, अच्छा यहाँ पे वैसे जे आएगा, सही है, ये बात तो कंफर्म है, क्योंकि हमें आगे वाला इंडेक्स डालना है ना। देखिए, इसमें की 1 और की 2 आ गया, और इसमें भी 1 2, और इस सब में 1 2 क्यों भाई? अच्छा, सब में 1 2 क्यों आया? की अगर 1 2 ही तो नहीं सबकी, बल्कि नहीं, 1 2 3 और 4। अच्छा, जब फर्स्ट टाइम लूप चला तो चले इस तरह इसको समझते हैं कि भाई क्या हुआ। डेटा आई में की 1 मिल रहा था और डेटा सही, इसको हमने इंक्रीमेंट नहीं किया, इसको हमेशा चलाना है हमें आई से। ये आई से चलेगा, आई प्लस 2 से या आई से, और कहाँ तक चलेगा? या सिर्फ आई से भी चला दें अगर, और इसको हम बोलते हैं कहाँ तक चलो, आई प्लस 2 तक चलो। ठीक है, तो 1 2 2 3 और 3 4 गड़बड़ लेकिन अभी भी है, मतलब इसका मतलब लॉजिक जो है वो ये वाली सही नहीं बनी। एक के लिए तो सही थी, लेकिन मल्टीपल के लिए जो है हमारी लॉजिक वो है फेल हो गई। ठीक है, तो दूसरी लॉजिक सोचते हैं भाई, क्या क्या देखिए, इसमें भी काम हो सकता है, वैसे सेम में भी काम हो सकता है। या तो हम ये कर लें कि भाई, अच्छा पहले चले आप ये सोचें कि क्या एक लूप में काम हो सकता है? एक लूप में काम हो जाएगा? हो सकता है, नहीं हो सकता? डेटा कंसोल कर लें, डेटा कंसोल करें, वो तो सिंपल है ना, तो वही आएगा। वो तो अलग अलग करके दिख रहा होगा ना। डेटा तो सारा आ जाएगा इस तरह। अब जो तो अब हमें करना है कि हमें दो की ना एरे स्प्लिट करनी है, 2D एरे बनानी है। ठीक है, ये काम है। तो हम क्या करें कि अगर एक एरे में करना है, तो एक लूप में करना है, तो ठीक है भाई, डेटा डॉट लेंथ तक हमने चला दिया इसको, एरे में हमने पुश किया। ठीक है, अच्छा अब हम देखें, चले एरे डॉट पुश, और इसमें हम डालें डेटा आई। ये क्या करेगा?
ये वाली एरे के अंदर एक नया एरे बनाएगा, ठीक है, और उसमें एक ये डाल देगा ये वाला डेटा, ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें देखें कि भाई कंडीशन लगे कि भाई अगर एरे का 0 इंडेक्स, ठीक है, बल्कि 0 नहीं ना, आई लेंथ अगर है, तो इसका मतलब एरे में पहले से ही कुछ है, ठीक है। या तो ये भी मेरे ख्याल से लंबी हो जाएगी, फिर बहुत हमें फिर चेक करना पड़ेगा कि भाई पहले कुछ है या नहीं, और फिर आईडी भी मैच करनी पड़ेगी की भी, तो उसके बाद जाके फिर ये स्प्लिट वाला काम होगा। तो बेहतर ये है कि कोई दिमाग में लॉजिक ना आ रही तो थोड़ा सा गूगल का इस्तेमाल, कि भाई एरे को स्प्लिट करना है जावास्क्रिप्ट में इन सिंगल लूप। ठीक है, तो स्लाइस भी, अच्छा हो सकता है स्लाइस से काम हो रहा हो सारा, हम लगे वो मिला जाए। अच्छा, एक लूप से हो तो गया। देखिए इसने क्या किया, ऊपर वाली एरे को चंक स्लाइस में अच्छा प्लस करवा के पुश कर दिया। जबरदस्त यार। आई से लेकर आई प्लस चंक साइज जितना आपने रखना है वहां तक कॉपी करो। देखो इसने क्या काम किया हुआ है, इसने किया है कि भाई एरे डॉट पुश डेटा डॉट स्लाइस आई प्लस चंक। चंक मतलब ये कितना आपने एक पेज का साइज रखना है, तो हमें रखना था 2, ठीक है। तो ये इसने पुश करवा दिया और बस बोला काम हो गया। रीलोड किया, कंसोल करके दिखाओ भाई कि क्या आ रहा है। इसमें 1 2 2 3 नहीं, लेकिन इसमें भी इसने सही काम तो नहीं किया। तो हो सकता है ये इसने जो है वो सिर्फ इस पे करा हुआ, क्या कहते हैं, नंबर्स के ऊपर, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे नहीं किया हुआ, ठीक है। तो अगर हम सर्च करें एरे, वो कुछ सही शो करवा रहे हैं, 1 2 3 4 4 5 6 शो करवा रहे थे कंसोल में। सही है ना? हाँ सही है ना? सही, तो ये अपने हिसाब से सही कर रहे हैं क्योंकि शायद ये नंबर्स के ऊपर खेल रहे हैं सिर्फ, तो इस वजह से तो हमने भी बिल्कुल सही ही किया है। स्लाइस जो है हमने आई प्लस 2 करके हमने पुश किया है। ठीक है, अगर इसको हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट कर लेते हैं, ये वाला काम हमें चाहिए नहीं, बल्कि ये वाला नहीं चाहिए हमें। जावास्क्रिप्ट एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स चंक्स, इसको हम चंक्स बोलते हैं। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट चाहिए भाई हमें। अच्छा, वैसे जब इस पे कर रहा है तो उस पे भी करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे देखें ये इसने कुछ किया हुआ है, इसका तो मसला नहीं था। हाँ हो सकता है, ये हमने नहीं देखा, इसको हमने इग्नोर किया। आई प्लस प्लस लिखते हैं, यहाँ पे इसने लिखा हुआ है आई प्लस में इक्वल टू चंक साइज। छोड़ देगा, इतने छोड़ के लूप चलाएगा। जबरदस्त कर दिया यार ये तो काम। अच्छा, चंक साइज को ना हम भी एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं जो हमारा 2 है, ठीक है। और यहाँ पे भी ठीक है, मुझे लग रहा है अब काम हो जाएगा, हो गया। ठीक है भाई, तो इस तरह तो एक लाइन में कर दिया भाई। तो इसने पता है क्या किया कि आई को
हर बार मतलब मल्टीप्लाई कर प्लस करके चलाया। अब जैसे आई चला 0 पे, तो जब ये 0 पे चला ना तो अब आई की वैल्यू हो गई 2। तो सेकंड टाइम जब आई चला तो इसकी वैल्यू 2 थी, ठीक है। और उसके बाद 2 के अंदर प्लस 2, फिर जब दोबारा चला तो इसकी वैल्यू 4 थी। तो इस तरह कर करके इसने इसको लूप को चला दिया और फिर जो है वो वैल्यूज उठा ली। इसने ये काम किया है। अच्छा, अगर हम चंक साइज बढ़ा दें, हम कम कर दें दोबारा, हमने कहा भाई 1 तक चलाओ, तो 1 पे भी सही है, ठीक है भाई। अगर हम 3 कर दें, सही है भाई। देखो 1 पे भी डेटा आ रहा है और 2 पे भी आ रहा है। 2 पे 1 क्यों आ रहा है? क्योंकि 4 टोटल है, बचा 1। तो अगर हम 4 ही कर दें तो यहाँ पे एक ही पेज नजर आएगा बस, ठीक है भाई। तो इस तरह हम जो है ना इसको एरे के चंक्स बनाकर फ्रंट एंड पे पेजिनेशन करते हैं। और अगर बैक एंड पे करनी हो तो अच्छा, बैक एंड से फिर आपको जब मिलता है तो ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर आपके पास डायरेक्ट अपडेटेड एरे आती है और उसको बस आप डायरेक्ट शो करवाते रहते हैं। बस बैकएंड की एपीआई रिकॉल करनी पड़ती है नए पेज नंबर के साथ, ठीक है भाई। तो इतना ही रखते हैं। अब जो है हमारा नेक्स्ट टारगेट कि हम ये थोड़ा सा ट्राई कर लेंगे, फॉर्मिक वगैरह, रिएक्ट हुक फॉर्म और फॉर्मिक, ये थोड़ा ट्राई कर लेंगे। और इसके बाद फिर जो है हम आएंगे कॉन्टेक्स्ट एपीआई पे, ठीक है, जो कि ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज़ होगी, रिएक्ट की अपनी है। और फिर उसके बाद थोड़ा सा रिडक्स को एक्सप्लोर करेंगे और फिर हमारी रिएक्ट जो है वो एंड, ठीक है। उसके बाद फिर बस प्रैक्टिकल साथ साथ जितना होगा वो होता रहेगा, वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।